वेलकम टू मैथमेटिक्स लेक्चर्स डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है पार्टीशन्ड मैट्रिसेस। तो आज का ये टॉपिक समझने के लिए ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स को मैट्रिसेस के बेसिक आइडियाज़ का पता हो कि दो मैट्रिसेस की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। तो अगर ये चीज़ें आपको पता होंगी और फिर आपको बेसिक टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जिसमें कॉलम मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिसेस के बारे में पता हो तो आप इन न्यू आइडियाज़ को आसानी से समझ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्टीशन मैट्रिसेस को, और हम साथ साथ ये भी देखेंगे कि पार्टीशन मैट्रिसेस कैसे हमें हेल्प आउट करते हैं डिफरेंट मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास आइडिया है पार्टीशन मैट्रिसेस का वो कुछ इस तरह है। अ मैट्रिक्स कैन बी सब डिवाइडेड आर पार्टीशनड इनटू स्मॉलर मैट्रिसेस बाय इंसर्टिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रूल्स बिटवीन सेलेक्टेड रोज एंड कॉलम्स। तो हमें अगर किसी भी ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स गिवन हो तो हम उसे अपनी मर्ज़ी से उसकी पार्टीशन कर सकते हैं, उसे सब डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? हम अपनी मर्ज़ी से हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस के थ्रू उस मैट्रिक्स को सब डिवाइड कर सकते हैं। तो वो जो हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रा करेंगे वो डिफ़ाइन करेंगी कि जो हमारी सब डिवाइडेड मैट्रिसेस हैं उनका ऑर्डर क्या है। यहाँ पे कहा जा रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल, the following are three possible partitions of a general 3/4 matrix capital A. The first is a partition of capital A into four matrices A11, A12, A21 and A22. तो यहाँ पे आप देखें कि हमें सबसे पहले मैट्रिक्स कैपिटल A जो गिवन है उसका ऑर्डर क्या है। उसमें 3 रोज़ हैं और 4 कॉलम्स हैं। तो 3/4 इसका ऑर्डर है। हमने क्या किया कि हमने इसमें इस तरह की दो, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन डिफ़ाइन की। हमने जो थर्ड और फोर्थ कॉलम है इसके दरमियान वर्टिकल लाइन को ड्रा किया, और जो सेकंड और थर्ड रो है इसके दरमियान हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रा किया। तो इससे अगर आप देखें तो हमारा जो ओरिजिनल मैट्रिक्स कैपिटल ए है वो आपको 4 मैट्रिसेस में सब डिवाइड होता नज़र आ रहा है। इसमें ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इससे हमने नाम दे दिया कैपिटल A11, सेकंड मैट्रिक्स को कैपिटल A12, जो हमारे पास यहाँ पे थर्ड मैट्रिक्स बन रहा है उसे हमने कैपिटल A21, और जो लास्ट मैट्रिक्स यहाँ पे बन रहा है उसे हमने कैपिटल A22 का नाम दे दिया। तो हमारा ये जो बड़ा मैट्रिक्स था ये हमने एक छोटे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया है, जिसमें A11 एक 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, A12 2/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, A21 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और A22 1/1 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। तो हमने इन 4 मैट्रिसेस में सब डिवाइड कर दिया है अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स कैपिटल A को। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक इस तरह की चॉइस थी जिसमें हम पार्टीशन कर सकते थे। इसके अलावा भी आपके पास कई तरह की चॉइसेस हैं, आप अपनी सहूलत के हिसाब से मैट्रिसेस की पार्टीशन कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ से इसका आइडिया हो गया होगा। ये फर्स्ट एग्जांपल के अंदर हमने किस तरह से कैपिटल A को सब डिवाइड किया है इनटू द सब मैट्रिसेस कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A21 एंड कैपिटल A22। इसके बाद कहा जा रहा है the second is a partition of capital A into its row vectors R1, R2 and R3। यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए रो वेक्टर्स का मतलब क्या है। ऐसे वेक्टर्स जिसमें जस्ट एक ही रो होती है। तो हमने उसी मैट्रिक्स कैपिटल A को क्या किया है कि उसकी हर 2 रोज़ के दरमियान एक लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दी है। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो मैट्रिक्स A था वो 3 मैट्रिसेस में सब डिवाइड हो गया है,
उनमें से हर मैट्रिक्स एक रो मैट्रिक्स है। फर्स्ट को हमने R1 का नाम दे दिया, A11, A12, A13, A14 इसके एलिमेंट्स हैं। इसी तरह जो हमारे पास R2 है उसमें A21, A22, A23, A24 ये 4 एलिमेंट्स हैं। और लास्टली जो हमारे पास थर्ड रो मैट्रिक्स है वो R3 है, जो कि जिसके एलिमेंट्स हैं A31, A32, A33 एंड A34। इसी तरह अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो थर्ड पार्टीशन है वो कुछ इस तरह है, इन द थर्ड पार्टीशन ऑफ कैपिटल A इनटू इट्स कॉलम वेक्टर C1, C2, C3 एंड C4। तो हमने थर्ड पार्टीशन के अंदर क्या किया है, इसमें हमने हर दो कॉलम्स के दरमियान एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर दी है। इससे हमारा जो ओरिजिनल मैट्रिक्स कैपिटल A है वो 4 सब मैट्रिसेस के अंदर डिवाइड हो गया है, जो कि सारे कॉलम मैट्रिसेस हैं, इनमें एक ही कॉलम है C1, C2, C3, C4। C1 किसके इक्वल है, वो A11, A21, A31। C2 किसके इक्वल है, A12, A22, A32। C3 किसके इक्वल है, A13, A23, A33। और लास्ट जो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है वो है C4, जो कि है A14, A24 एंड A34। तो इस तरह से आपको यहाँ से आइडिया हो गया होगा कि किस तरह हम एक मैट्रिक्स को सब मैट्रिसेस में डिवाइड करके उसकी पार्टीशन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ज़्यादा फोकस ये रो वेक्टर्स और कॉलम वेक्टर्स की फॉर्म में जो हमने मैट्रिक्स की पार्टीशन की है इस पे होगा। तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय कॉलम्स एंड बाय रोज़। तो जिस तरह अभी हमने कॉलम वेक्टर्स और रो वेक्टर्स के अंदर एक मैट्रिक्स को की पार्टीशन की थी, तो हम इसी कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे और देखेंगे कि ये हमें किस तरह से यूज़फुल होता है मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के अंदर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय कॉलम्स एंड बाय रोज़। यहाँ पे कहा जा रहा है पार्टीशनिंग हैज़ मैनी यूजेस, one of which is for finding particular rows or columns of a matrix product A into B without computing the entire product. Specifically, the following formulas whose proofs are left as exercises show how individual column vectors of capital A into B can be obtained by partitioning capital B into column vectors, and how individual row vectors of capital A into B can be obtained by partitioning capital A into row vectors। तो यहाँ पे आपको, चूँकि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि मैट्रिक्स की जो पार्टीशनिंग का आइडिया है और उससे आगे जो इसका यूज़ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर है, इन चीज़ों को आप तब भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं जब आपको बेसिक मैट्रिसेस की एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का आइडिया होगा। यहाँ पे आपको पता है कि जब भी आप दो मैट्रिसेस अगर वो आपस में मल्टीप्लिकेशन के लिए कंपैटिबल हों, अगर आप एज्यूम करें A और B दो मैट्रिसेस हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो अगर आपसे डायरेक्टली ये पूछा जाए कि जो इसका फाइनल आंसर होगा, मीन्स जब हम A और B को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका जो फाइनल आंसर होगा उसकी थर्ड रो क्या होगी, या पूछा जाए उसका सेकंड कॉलम क्या होगा, तो आपने जो इससे पहले मल्टीप्लिकेशन पढ़ी है आप उसमें डायरेक्टली नहीं बता सकते जब तक आप सारा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके कंप्यूट ना कर लें। तो ये जो मैट्रिक्स की पार्टीशन का आइडिया है, इसे यूज़ करते हुए हम ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएंगे कि हम डायरेक्टली मैट्रिक्स A और B को देखते हुए हम A इंटू B कि किसी स्पेसिफ़िक रो या किसी स्पेसिफ़िक कॉलम के बारे में बता सकेंगे विदाउट कंप्यूटिंग A इंटू B, कि पूरी मल्टीप्लिकेशन किए बगैर आप डायरेक्टली जो आपका फाइनल आंसर है A इंटू B उसकी किसी रो या कॉलम को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा, जिस तरह यहाँ पे कॉलम वेक्टर्स और रो वेक्टर्स की फॉर्म में पार्टीशन का कहा गया है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे आइडिया ये किस तरह इम्प्लीमेंट होता है। तो आप देखें कि हमारे पास
कहा जा रहा है कि a इंटू बी इज़ इक्वल टू a इंटू B1 B2 अप टू Bn विच इज़ इक्वल टू AB1 AB2 अप टू ABn। यहाँ पे A, कैपिटल A हमारे पास मैट्रिक्स है, कैपिटल B भी मैट्रिक्स है और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन के लिए कंपैटिबल हैं। यहाँ पे अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करना चाहें तो ये फर्स्ट जो इक्वेशन लिखी हुई है इक्वेशन नंबर 6, इसमें कहा जा रहा है कि अगर हम कैपिटल A को मल्टीप्लाई करें कॉलम वेक्टर्स B1 B2 अप टू Bn के साथ, तो हम इसे स्प्लिट करके लिख सकते हैं AB1 A इंटू B2 अप टू सो ऑन A इंटू Bn। इसका मतलब ये है A इंटू B कंप्यूट करने के लिए हम A को अगर हर कॉलम वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास रिज़ल्टेंट आ जाएगा। अगर मैंने कोई स्पेसिफ़िक कॉलम कैलकुलेट करना हो A इंटू B का, तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि मैं क्या करूँगा, मैं मैट्रिक्स B का जो कॉलम वेक्टर होगा स्पेसिफ़िक कॉलम से रिलेटेड, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं जेथ कॉलम में इंटरेस्टेड हूँ कि A इंटू B का जेथ कॉलम क्या है, तो मैं क्या करूँगा, मैं मैट्रिक्स B का जो जेथ कॉलम वेक्टर है उससे मैट्रिक्स A के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन किस तरह होगी कि मैट्रिक्स A लेफ़्ट साइड पे और जेथ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स B राइट साइड पे उन्हें मल्टीप्लाई करूँगा, तो उनका जो आंसर होगा वो हमारे पास जेथ कॉलम ऑफ A इंटू B होगा। तो ये हमारे पास A इंटू B कंप्यूटेड कॉलम बाय कॉलम है। इसी तरह अगर आप इक्वेशन नंबर 7 को देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है A इंटू बी इज़ इक्वल टू A1 A2 अप टू AM। ये हमारे पास M रोज़ हैं और ये हमने क्या किया, हमने मैट्रिक्स A को जो कैपिटल A मैट्रिक्स था उससे हमने M रो वेक्टर्स में पार्टीशन कर दिया है और हम उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं B के साथ, मैट्रिक्स B के साथ। तो जब हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल बनेगा एक्सप्रेशन A1 इंटू बी फर्स्ट रो, A2 इंटू बी सेकेंड रो अप टू सो ऑन AM इंटू बी mth रो। तो ये हमारे पास आइडिया है A इंटू बी को कंप्यूट करने का रो बाय रो। तो इक्वेशन 7 को देखते हुए आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें अगर कोई स्पेसिफ़िक रो कैलकुलेट करनी हो A इंटू बी की, तो हम A को अगर पार्टीशन कर दें A1 से लेके AM तक M रोज़ के अंदर और B को इससे मल्टीप्लाई करें, तो जिस रो के अंदर हम इंटरेस्टेड हैं हमने क्या करना है, हमने जस्ट उस रो को B से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास A इंटू बी की स्पेसिफ़िक रो का रिज़ल्ट आ जाएगा। तो यही बात स्टार्ट में कही गई थी। तो आई होप आपको ये आइडिया क्लियर हो गया होगा। आप इन्हीं चीज़ों को पार्टिकुलर प्रॉब्लम्स पे अप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। अगर हम वर्ड्स की फॉर्म में इसी चीज़ को लिखें तो कुछ इस तरह लिख सकते हैं, इन वर्ड्स दिस फार्मूला स्टेट दैट जेथ कॉलम ऑफ वेक्टर ऑफ A इंटू बी इज़ इक्वल टू A इंटू जेथ कॉलम ऑफ वेक्टर ऑफ B। ये अभी मैंने आपको जो फार्मूला नंबर 6 था वहाँ पे ये चीज़ बताई थी। इसी तरह फार्मूला नंबर 7 के लिए ith रो वेक्टर ऑफ A इंटू बी इज़ इक्वल टू ith रो ऑफ वेक्टर ऑफ कैपिटल A इंटू द होल मैट्रिक्स कैपिटल B। तो आप ith रो मैट्रिक्स A की ith रो को अगर मैट्रिक्स B के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो जो रिज़ल्ट आएगा वो ith रो ऑफ द मैट्रिक्स A इंटू B है। तो इसमें आप देख लें कि हमने जब स्पेसिफ़िक रो या स्पेसिफ़िक कॉलम को कंप्यूट करना हो तो फार्मूला नंबर 6 एंड 7 हमें हेल्प आउट करते हैं कि आप डायरेक्टली A इंटू बी को कंप्यूट किए बगैर उस स्पेसिफ़िक रो या कॉलम को कंप्यूट कर सकते हैं। अब हमारे पास ये एग्ज़ाम्पल है। एग्ज़ाम्पल में कहा जा रहा है इफ़ A एंड B आर द मैट्रिसेस इन एग्ज़ाम्पल नंबर 5। आप एग्ज़ाम्पल नंबर 5 के अंदर उन मैट्रिसेस को देख लें A और B। Then from equation 8 the second column vector of A into B can be obtained by the computation। तो हमने क्या करना है, हम A into B को explicitly कंप्यूट नहीं करते बल्कि हम डायरेक्टली क्या करेंगे, हम सेकंड कॉलम ऑफ A into B को कंप्यूट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें फार्मूला नंबर 6 बताता है कि
हमें ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। चूँकि हम सेकंड कॉलम वेक्टर ऑफ ए इंटू बी में इंटरेस्टेड हैं, इसलिए हमने ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम ऑफ द वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स बी। तो आप देखें ये हमारे पास लेफ़्ट साइड पे मैट्रिक्स ए है और राइट साइड पे सेकंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी है। जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो जो बेसिक मल्टीप्लिकेशन का तरीका है उसमें क्या होगा, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1, ये हमारे पास -1 बन जाएगा, प्लस 4 इंटू 7 28। सो -1 प्लस 28 इज़ 27। तो ये हमारे पास फर्स्ट एंट्री आ जाएगी। सेकेंड एंट्री के लिए 2 इंटू 1 प्लस 6 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 7, ये बन जाएगा 2 -6 विच इज़ -4। तो इस तरह हम डायरेक्टली ए इंटू बी को कंप्यूट किए बगैर स्पेसिफिक मैट्रिक्स को स्पेसिफिक कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई करके अपना रिक्वायर्ड रिज़ल्ट ले लेंगे। आई होप आपको इसका आइडिया यहाँ से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट कहा जा रहा है फ्रॉम इक्वेशन 9 द फर्स्ट रो वेक्टर ऑफ ए इंटू बी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द कंप्यूटेशन। तो जब हमने फर्स्ट रो ऑफ ए इंटू बी को कंप्यूट करना है तो हम मैट्रिक्स ए की फर्स्ट रो को कंप्लीट मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे जो लिखा हुआ है ये फर्स्ट रो ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए है, जो के साथ आइडेंटिफाई भी किया हुआ है, और जो राइट हैंड साइड पे मैट्रिक्स है ये कंप्लीट मैट्रिक्स बी है। जब अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा 12, 27, 30 एंड 13, जो कि हमारा रिज़ल्ट है ए इंटू बी की फ़र्स्ट रो का। तो आप यहाँ पे देख लें कि जो हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ये कंपेटेबल है या नहीं है। इसमें जो शुरू में हमने मैट्रिक्स लिखा हुआ है इसका ऑर्डर है 1/3 मींस 1 रो एंड 3 कॉलम्स, जबकि सेकंड जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3/4 मींस 3 रोज़ एंड 4 कॉलम्स। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कंपेटेबल कब होंगे, जब फर्स्ट के नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेकंड के नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल हों। तो यहाँ पे कॉलम्स 3 हैं, इधर रोज़ 3 हैं, तो इसलिए हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मैट्रिक्स बनेगा 12, 27, 30 एंड 13 विच रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट रो ऑफ द मैट्रिक्स ए इंटू बी। आई होप आपको यहाँ से आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से पार्टीशन ऑफ मैट्रिक्सेस के थ्रू हम मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन में इसकी हेल्प लेते हैं और किसी स्पेसिफिक रो या कॉलम को कंप्यूट कर लेते हैं विदाउट कंप्यूटिंग द होल प्रोडक्ट ए इंटू बी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आइडिया है वो है मैट्रिक्स प्रोडक्ट एज लीनियर कम्बिनेशन। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मैट्रिसेस के लीनियर कम्बिनेशन को पढ़ेंगे और यहाँ से आपको वो आइडिया भी क्लियर होगा कि जो आप एफएससी लेवल के अंदर जब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लिखते थे तो उसकी करस्पॉन्डिंग लिखते थे कि द इक्विवेलेंट मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ दिस सिस्टम इज़, और फिर a इंटू एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में इक्वेशंस लिखते थे। तो उसके बैकग्राउंड में एक्चुअली वो कैसे हम लिखते हैं वो आज हम पढ़ेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है डेफिनेशन के अंदर, इफ़ a1 a2 अप टू ar आर मैट्रिसेस ऑफ द सेम साइज and if c1 c2 up to cr are scalars, then an expression of the form c1 a1 plus c2 a2 plus up to so on plus cr ar is called a linear combination of a1 a2 up to ar with coefficient c1 c2 up to cr। तो यहाँ पे इस डेफिनेशन के अंदर इन स्पेसिफिक टर्म्स पे आप गौर करें। कहा जा रहा है कि a1 a2 up to ar are matrices of same size। तो ये कोई वजह है कि हमें ये रिस्ट्रिक्शन रखनी पड़ी कि सेम साइज़ होना चाहिए मैट्रिसेस का। तो यहाँ पे कितने मैट्रिसेस हैं, आर मैट्रिसेस हैं A1 से लेके AR तक, और सबका साइज़ सेम है। और ये साइज़ सेम इसलिए लिया गया है क्योंकि हमने इन मैट्रिसेस को सम अप करना है। तो दो मैट्रिसेस, दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस आपस में सम अप कब होते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम होता है। यहाँ पे साइज़ का मतलब ये है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। और अगर हमारे पास स्केलर्स हों C1 C2 अप टू CR, तो जितने मैट्रिसेस हैं उतने ही हमें स्केलर्स भी चाहिए। तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है C1 A1 प्लस C2 A2 प्लस अप टू सो ऑन CR इंटू AR, ये हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन है A1 से लेके AR मैट्रिसेस का विद कोफिशेंट्स C1 C2 अप टू CR।
आपको पता है कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स को किसी नॉन ज़ीरो स्केलर से या ज़ीरो भी अगर हो तो जब उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिज़ल्ट आता है उसका ऑर्डर चेंज नहीं होता, इसलिए C1 A1 का वही ऑर्डर होगा जो कि A1 का ऑर्डर था। सिमिलरली C2 A2 का ऑर्डर वही होगा जो कि A2 का ऑर्डर था। अप टू सो ऑन CR इंटू AR का ऑर्डर वही होगा जो कि A इंटू R का ऑर्डर था। तो चूँकि हमने A1 A2 अप टू AR का ऑर्डर सेम लिया हुआ है, इसलिए ये C1 A1 C2 A2 और अप टू सो ऑन CR इंटू AR ये जो मैट्रिसेस हैं इन्हें हम सम अप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन का आइडिया आ गया। इसके बाद ये जो आगे हमारे पास रिज़ल्ट लिखा हुआ है ये एक थ्योरम का प्रूफ भी है। आप इसे गौर से देखें, पार्टीशन ऑफ मैट्रिसेस को माइंड में रखें। तो यहाँ पे कहा जा रहा है टू सी हाउ मैट्रिक्स प्रोडक्ट्स कैन बी व्यूड एज लीनियर कम्बिनेशन, let capital A be an m by n matrix and capital X an n by 1 column vector. Say A is equal to A11, A12 up to A1n, A21, A22 up to A2n, up to so on AM1, AM2 up to AMn and X is equal to X1, X2 up to Xn. तो हमारे पास ये मैट्रिक्स A है जिसमें m इंटू n एंट्रीज़ हैं और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ m बाई n, इसमें m रोज़ हैं और n कॉलम्स हैं। और x जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो है x1 x2 अप टू xn। ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें एक कॉलम है और n रोज़ हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हम a इंटू x को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि जो इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो n हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ n हैं, इसलिए मल्टीप्लिकेशन कंपेटेबल है। तो हमने a और x को कंसिडर कर लिया। तो आप देखें फिर हम जब यहाँ पे a इंटू एक्स को कंप्यूट करते हैं तो एक्सप्रेशन क्या बनता है a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस अप टू सो ऑन a1n xn, ये फर्स्ट रो। सेकंड रो में a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस अप टू सो ऑन a2n xn, ये सेकंड रो। अप टू सो ऑन जो हमारे पास mth रो है वो है am1 x1 प्लस am2 x2 प्लस अप टू सो ऑन amn इंटू xn। तो ये हमारे पास mth रो है। हमने a इंटू एक्स को जब कंप्यूट किया तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया। यहाँ पे अगर आप इस एक्सप्रेशन पे गौर करें तो आपको नज़र आ रहा है कि जो ये सम के अंदर फर्स्ट टर्म है हर एक रो के अंदर, उसमें फ़र्स्ट टर्म में x1 कॉमन है। इसी तरह सेकंड टर्म के अंदर अगर आप हर एक रो के अंदर देखें तो यहाँ पे x2 आपको कॉमन नज़र आ रहा है। इसी तरह चलते जाएं तो लास्ट टर्म के अंदर आपको xn कॉमन नज़र आ रहा है। तो आप फर्स्ट टर्म में से अगर x1 को कॉमन ले लें और बाकी टर्म्स को एज अ सिंगल मैट्रिक्स लिख लें, प्लस x2 को कॉमन लें, बाकी टर्म्स को एज अ सिंगल मैट्रिक्स लिख लें, तो वो मैट्रिसेस हमारे पास कॉलम वेक्टर्स होंगे। तो आप देखें सिचुएशन कुछ इस तरह बनेगी, x1 कॉमन आ जाएगा और हमारे पास नेक्स्ट कॉलम वेक्टर होगा कॉलम मैट्रिक्स a11 a21 अप टू am1, प्लस नेक्स्ट हमारे पास x2 कॉमन आएगा और बाकी हमारे पास जो कॉलम मैट्रिक्स है वो है a12 a22 अप टू am2, प्लस अप टू सो ऑन। ये प्रोसेस कंटिन्यू रखें तो लास्ट में हमारे पास जो टर्म बचती है उसमें xn कॉमन आ रहा है और बाकी मैट्रिक्स हमारे पास बन रहा है a1n a2n अप टू सो ऑन amn। तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन बन गया। तो आप देख लें कि हमने ax इक्वल टू जो हमारे पास प्रोडक्ट था उसे किस फॉर्म में लिख लिया, एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ x1 x2 अप टू xn कोफिशेंट्स एंड these n कॉलम मैट्रिसेस। तो आप देख लें कि हमने कॉलम मैट्रिसेस की लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में इस प्रोडक्ट को लिख लिया है। तो ये हमारे पास दिस प्रूव्स द फॉलोइंग थ्योरम। तो ये हमारे पास जो नीचे इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये उसका प्रूफ भी है। थ्योरम की स्टेटमेंट को आप देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है इफ़ कैपिटल A इज़ एन m by n मैट्रिक्स एंड इफ़ x इज़ एन n by 1 कॉलम वेक्टर, then the product A into x can be expressed as a linear combination of the column vectors of capital A in which the coefficients are the entries of x।
यहाँ पे अभी आपने देखा कि a हमारे पास क्या था और x क्या था, तो हमने a इंटू एक्स को किस फॉर्म में लिखा है, हमने इसमें कोफिशेंट्स x के एलिमेंट्स हैं और जो कॉलम वेक्टर्स हैं वो a के कॉलम वेक्टर्स की फॉर्म में हमने लीनियर कम्बिनेशन को लिखा हुआ है। तो थ्योरम में भी यही कहा जा रहा है कि हम a इंटू एक्स को एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द कॉलम वेक्टर्स ऑफ कैपिटल A एंड विद द कोफिशेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल X, वहाँ से इन्हें एज अ लीनियर कम्बिनेशन लिख सकते हैं। अब हमारे पास इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं। कहा जा रहा है कि मैट्रिक्स प्रोडक्ट एज अ लीनियर कम्बिनेशन, द मैट्रिक्स प्रोडक्ट -1 3 2 1 2 -3 2 1 -2 2 -1 3 इज इक्वल टू 1 9 -3। तो अगर हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर ये आता है, कैन बी रिटन एज द फॉलोइंग लीनियर कम्बिनेशन ऑफ कॉलम वेक्टर्स। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे देखें एंट्रीज ऑफ x जो हैं वो कोफिशिएंट में आएंगी, तो 2 इंटू फर्स्ट कॉलम वेक्टर प्लस -1 इंटू सेकेंड कॉलम वेक्टर प्लस थर्ड हमारे पास एंट्री है 3x की इंटू द थर्ड कॉलम वेक्टर ऑफ a which is 2 -3 -2 and this is equal to 1 -9 -3। तो ये हमारी एग्जांपल थी लीनियर कम्बिनेशन से रिलेटेड। इसके बाद नेक्स्ट आप देखें कॉलम्स ऑफ अ प्रोडक्ट a इंटू बी एज लीनियर कम्बिनेशन। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है we showed in example 5 that a into b is equal to 1 2 4 2 6 0 4 1 1 4 3 0 -1 3 1 2 7 5 2. This product is equal to 12 27 30 13 8 -4 26 12. It follows from formula 6 and theorem 1.31 that the jth column vector of a into b can be expressed as a linear combination of the column vectors of a in which the coefficients in the linear combination are the entries from the jth column of capital B. The computations are as follows. यहाँ पे आप देखें तो ये हमारे पास जो फार्मूला नंबर 6 था जो हमने अभी पढ़ा था, जिसमें हम किसी मैट्रिक्स के स्पेसिफिक कॉलम को किस तरह से अचीव करते हैं, और जो अभी हमने थ्योरम पढ़ा जो लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में एंट्रीज लिखने का बता रहा है, मैट्रिक्स प्रोडक्ट को लिखने का बता रहा है, इन दोनों को अगर हम अप्लाई करें तो ये हमारे पास जो a इंटू बी इक्वल टू दिस है, इस पे हम इसे अगर अप्लाई करें तो हम राइट हैंड साइड के हर कॉलम वेक्टर को एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स लिख सकते हैं। तो आप देख लें कि 12 8 ये जो राइट हैंड साइड पे कॉलम वेक्टर है 12 8, इसे हम किस तरह लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं, अब यहाँ पे ये हमारे पास x का काम करेगा और यहाँ पे जो एंट्रीज़ हैं वो हमारे पास a का काम करेंगी। तो 4 इंटू फर्स्ट कॉलम वेक्टर 1 2 जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, 4 इंटू 1 2 प्लस 0 इंटू 2 6, ये सेकंड कॉलम वेक्टर आ गया 0 इंटू 2 6 प्लस थर्ड एंट्री x की है 2 इंटू थर्ड कॉलम वेक्टर है 4 0। तो ये जो हमारे पास 4 0 एक्सप्रेशन है वो भी हमने लिख लिया। आप अगर इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये 12 8 कॉलम वेक्टर के इक्वल आएंगे। तो इसका मतलब ये है हमने जो राइट हैंड साइड है मीन्स a इंटू बी जो प्रोडक्ट है उसे एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द एंट्रीज फ्रॉम a एंड b लिखा है। और कैसे लिखा है, जब हम फर्स्ट कॉलम के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो हमने मैट्रिक्स A की कॉलम वेक्टर्स को फर्स्ट कॉलम वेक्टर जो b का है उसकी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करके वहाँ से कंप्लीट रिज़ल्ट लिख लिया, जिससे हमारे पास a इंटू बी का फर्स्ट कॉलम आ गया। इसी तरह अगर हम सेकंड कॉलम को कंप्यूट करना चाहते हैं तो फिर हमारे कोफिशिएंट्स सेकंड कॉलम ऑफ b से आएंगे और जो
कॉलम वेक्टर्स होंगे वो यहाँ से ही ए से ही दिए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास 1 इंटू 1 2 प्लस -1 इंटू 2 6 प्लस 7 इंटू 4 0, ये एक्सप्रेशन बन गया। 30 एंड 26, ये जो हमारे पास थर्ड कॉलम वेक्टर है ए इंटू बी का, उसके लिए हम यहाँ से कोफिशेंट्स लेंगे 4 3 5 और यहाँ से कॉलम वेक्टर्स लेंगे, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास 13 12, ये जो राइट हैंड साइड पे 13 एंड 12 मौजूद है, इसके लिए कोफिशेंट्स आएंगे 3 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली, और कॉलम वेक्टर्स होंगे 1 2 फर्स्ट वन, 2 6 सेकंड वन एंड 4 0 थर्ड वन रिस्पेक्टिवली। तो आप देख सकते हैं कि ये लीनियर कम्बिनेशन भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ से ये आइडिया आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह हम एक मैट्रिक्स को लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं, और वो लीनियर कम्बिनेशन किन का है, मैट्रिसेस का है। आप इन कॉन्सेप्ट्स को पार्टिकुलर मैट्रिसेस के ऊपर अप्लाई करें और उनसे मुख्तलिफ रिज़ल्ट्स को वेरीफाई करें, जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल्स के अंदर आपको बताया गया है। हम अपने नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।